हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने जो संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसुख के अंदर 19वें नंबर का जो वीकली टेस्ट हुआ है, जो दोस्तों पूरी तरह से HSC CET बेस पर होता है, उसका हम सलूशन करेंगे। दोस्तों, अभी हम जिसका सलूशन कर रहे हैं वो दोस्तों हम मैथ जो रीजनिंग का जो पार्ट है इसके अंदर जो हमने दिया था उसका अब हम इस वीडियो के अंदर सलूशन करेंगे। और इसके अंदर जो हमने 41 से लेकर 70 तक का जो कि HSC CET का पैटर्न होता है, यानी कि 15% मैथ के और जो 15% जो रीजनिंग के, उसी के हिसाब से हमने इसके अंदर दिए हैं और उन्हीं का हम इस वीडियो के अंदर सलूशन करेंगे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सलूशन को। और इसके अंदर जो हमने 41वें नंबर का जो पहला प्रश्न दिया था, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है, उसमें लिखा है कि जो प्रश्न संख्या 41 और 42 में दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प अन्यों से भिन्न है, उस विकल्प की पहचान हमें करनी है। इसमें दोस्तों वेल, पैंथर्स जैसे क्रोकोडाइल, फॉक्स दिया गया है। हम यदि दोस्तों इसको ध्यान से देखें तो जो मगरमच्छ होता है वो दोस्तों अंडों को जन्म देता है, यानी अंडों को देता है, और जो बाकी जो इसमें जानवर दिए हैं वो दोस्तों यानी बच्चे देते हैं। तो इस प्रकार से सी जो ऑप्शन है इसका, जो मगरमच्छ है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो मगरमच्छ है वो दोस्तों अंडे देता है और बाकी जो जितने इसके अंदर जानवर दिए गए हैं वो दोस्तों बच्चे को जन्म देते हैं। इस प्रकार से अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों 42वें नंबर का प्रश्न है, निर्देश, परामर्श, सुझाव, सलाह। दोस्तों, यदि हम जो परामर्श, सुझाव और सलाह को देखें तो दोस्तों ये तीनों के तीनों एक सामान्य सलाह है, यानी एक एडवाइस है। लेकिन जो इसके अंदर निर्देश दिया गया है ऑर्डर की तरह, ये जो निर्देश का हमें पालन करना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो है वो दोस्तों जनरली एडवाइस होती है, लेकिन ये दोस्तों एक प्रकार का ऑर्डर होता है, एक प्रकार की आज्ञा होती है। अपना जो 43वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, एक आदमी सम संख्या वाले दिनों में प्रत्येक दिन 2 फूल चढ़ाता है और विषम संख्या वाले दिनों में जो 3 से विभाजित हो जाते हैं प्रत्येक दिन 3 फूल चढ़ाता है, तथा विषम संख्या वाले जो दिनों की संख्या 5 से विभाजित होती है तो अतिरिक्त फूल चढ़ाता है। बताओ उसने अप्रैल 1984 में कितने फूल चढ़ाए। हमें पता है दोस्तों जो अप्रैल का मंथ होता है, जो महीना होता है, वो दोस्तों 30 दिनों का होता है। अप्रैल का जो महीना होता है वो अपना 30 दिनों का होता है। तो उसी को लेकर हम इस जो क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, इसका हल करेंगे। जैसे कि 30 दिन है, अप्रैल के मंथ में 30 दिन है, इसमें दोस्तों सम जितने भी सम डेज है उनको दोस्तों इसने बोला है कि 2 फूल चढ़ाता है। तो दोस्तों इसके अंदर 15 सम दिन आएंगे, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस प्रकार से हम देखेंगे तो 15 इसके अंदर अपने सम जो सम दिन आ जाएंगे, यानी सम दिनों की संख्या आ जाएगी 15। और ये 2 फूल चढ़ाता है तो उस दिन दोस्तों ये सम दिनों की संख्या वाले दिनों में ये दोस्तों 30 फूल चढ़ाएगा। अब इसने लिखा है कि उन विषम संख्या वाले दिनों में जो 3 से विभाजित होते हैं प्रत्येक 3 फूल चढ़ाता है। और आगे लिखता है कि जो दिनों की संख्या 5 से विभाजित होती है तो अतिरिक्त फूल चढ़ाता है। इस प्रकार हम देखेंगे दोस्तों जो 3 से विभाजित होने वाले विषम हमें देखने हैं, जो विषम दिन होते हैं वो हमको देखने हैं। तो विषम यदि हम देखेंगे तो 3 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि वो सम होता है, एक 9 होगा, 12 नहीं होगा क्योंकि वो सम होता है, 15 इसके अंदर हम नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि इसने लिखा है कि उन जो विषम संख्या वाले दिन जो कि 5 से विभाजित होते हैं उनमें वो 2 अतिरिक्त फूल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो 15 होता है वो दोस्तों 5 से भी विभाजित हो जाता है, तो उसको हम 5 वाले में शामिल करेंगे, क्योंकि उस दिन वो 2 अतिरिक्त फूल चढ़ाता है, तो उसको हम जो 5 वाले में शामिल करके चलेंगे। तो इस प्रकार 18 को हम शामिल नहीं करेंगे, 21 को शामिल करेंगे, इसके बाद में हम 27 को शामिल करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो 4 दिन इसके अंदर बैठते हैं, और 4 दिन ये दोस्तों इसमें लिखा है कि प्रत्येक दिन वो 3 फूल चढ़ाता है, तो ये 3 फूल चढ़ाएगा तो 12 ये फूल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे 5 से विभाजित होने वाली विषम संख्या वाले दिन, तो वो दोस्तों एक 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10 नहीं होगा क्योंकि वो सम होता है, एक 15 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 25 हो जाएगा। ये सिर्फ 3 दिन होते हैं और इनमें 2 अतिरिक्त फूल चढ़ाता है, यानी 3 तो वो चढ़ाता था, वो अब 2 अतिरिक्त और चढ़ाएगा, यानी 3 दिन है और वो 5 फूल चढ़ाएगा। तो दोस्तों 15 फूल ये हो जाएंगे। तो इनको हम जोड़ेंगे तो दोस्तों अप्रैल माह में उसने 57 फूल चढ़ाए थे, 57 फूल उसने चढ़ाए। तो इस प्रकार हम इसका 57 अपना उत्तर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर
अपना इसमें डी में लिखा है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें 57 लिखा हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से हम देखेंगे कि सम संख्या वाले जो दिन होते हैं वो दोस्तों इसके अंदर 15 आएंगे। जो विषम संख्या वाले जो दिन होते हैं जो 3 से भाग होते हैं, जो इसमें दोस्तों 15 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 15 5 वाले में हम उसको काउंट करेंगे तो दोस्तों वो उनकी संख्या 4 हो जाएगी। 5 वालों को हम देखेंगे तो उनकी संख्या 3 हो जाएगी। 15 को हमने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि दोस्तों इसने लिखा है जो 5 से विभाजित होते हैं उनमें 2 अतिरिक्त फूल चढ़ाता है, तो दोस्तों 15 को उसने 2 अतिरिक्त फूल चढ़ाए होंगे, तो इसलिए हमने उसको 5 वाले में शामिल कर लिया। अपना जो अगला जो 44वां नंबर का प्रश्न है उसमें लिखा है कि 96, ये एक सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। 96 भाग 24 गुणा में 4 भाग 2। इसमें दोस्तों बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है, उसमें हमें पता है कि इसके अंदर भाग और जो गुणा दी हुई है, तो सबसे पहले हमें भाग का हल करेंगे, फिर हम गुणा का करेंगे। भाग का करेंगे तो इसका दोस्तों 4 आएगा, ये इसके गुणा में 4 है ही। अब हम इसका भाग वाले को करेंगे, 4 को 2 से भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा, 4 को 2 की गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। तो दोस्तों 8 इसका उत्तर अपना हो जाएगा, जो कि अपना 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया वो दोस्तों दिशा से संबंधित है, जो कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसमें सरला सुरेश से कहती है कि मैं उत्तर दिशा में छिप रही हूँ, परंतु वह वहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर तथा फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर और पुनः पहले वाले स्थान की ओर उतनी ही दूरी तय करती है। तो सरला छिपने के स्थान से अब किस दिशा में है ये हमें बताना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर दिशाएं मान के चलते हैं। ये अपनी दोस्तों पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा हो जाएगी, ये अपनी दक्षिण दिशा हो जाएगी। ये कहता है कि वो सुरेश को तो बोले कि मैं उत्तर की ओर छिप रही हूँ, लेकिन इसमें लिखा है कि वह परंतु 2 किलोमीटर वो पूर्व की ओर गई है, 2 किलोमीटर वो पूर्व की ओर गई है। तो दोस्तों पूर्व ये अपनी दिशा है, तो 2 किलोमीटर वो इस दिशा में चली, 2 किलोमीटर वो इस दिशा में चली। फिर वह 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर, फिर दक्षिण दिशा ये है तो 3 किलोमीटर यहाँ पर चली है, ये 3 किलोमीटर यहाँ पर चली। और आगे लिखता है कि 2 किलोमीटर फिर जो पश्चिम की ओर, पश्चिम ये है तो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, तो 2 किलोमीटर ये अपनी आ गई। फिर ये कहता है कि पुनः पहले वाले स्थान की ओर उतनी ही दूरी तय करती है, उतनी ही मतलब 2 किलोमीटर पहले वाले स्थान की ओर, पहले वाला स्थान इसका ये था, इसकी ओर ही वो 2 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ये 2 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। इसको यहाँ पर नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये 3 किलोमीटर का फासला है और ये अपना 2 किलोमीटर का फासला है, तो दोस्तों ये यहाँ पर 2 किलोमीटर तक यहाँ पर आती है। अब ये पूछता है कि सरला छिपने के स्थान से अब वो किस दिशा में है। तो दोस्तों ये उसका छिपने का स्थान यानी तो यहाँ पर ये इसका प्रारंभिक स्थान था और अब ये दोस्तों यहाँ पर है। यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों यहाँ से यदि हम इसको यहाँ पर देखें तो ये दोस्तों दक्षिण दिशा हो जाएगी। ये दोस्तों यहाँ से खड़े होकर हम यदि इस साइड में यहाँ पर देखें तो इसकी दक्षिण दिशा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण लिखा हुआ है, तो उसका दोस्तों उत्तर दक्षिण आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार 45वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका अपना बी ऑप्शन जिसमें कि दक्षिण लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों मैथ का इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो भी दोस्तों सरलीकरण का क्वेश्चन है। उसमें लिखा है कि 3.14, इसमें 3.14 दिया गया है और इसके गुणा में 10 की पावर 6 दी गई है, 10 की पावर 6 दी गई है। तो ये जो इसका जो ये है जो पॉइंट है वो 6 उस साइड में खिसक जाएगा। तो यदि हम उसको उस साइड में खिसकाएंगे, इसको पहले हम ऐसे कैसे लिखते हैं, तो 2 पॉइंट तो ये खिसकेगा, आगे जो बचता है उतनी हम 0 लगा देंगे, उतनी हम 0 लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहने का मतलब है कि 1 के आगे 6 0 आएगी, 1 के आगे 6 0 आएगी, यानी 1 0 तो ये है ही है, यहाँ पर 5 0 और हम लगाएंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगी। यानी यहाँ पर 6 0 यदि हम लगाएं तो दोस्तों ये 6 पॉइंट आगे खिसकेगा, तो ये यहाँ से 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पर खिसका तो 314 हो गया। अब आगे कुछ भी नहीं इसमें लिखा हुआ है तो हम 4 0 लगा देंगे, तो 6 पॉइंट हम इसको आगे हम खिसका देंगे, क्योंकि हमें इससे गुणा करनी है। इससे यदि हम गुणा करेंगे तो ये जितनी 0 है उतने पॉइंट ये आगे खिसक जाएगा, तो इतना अपना उत्तर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। तो दोस्तों 46वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका अपना ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला निम्न श्रृंखला में अगला पद में ज्ञात करना है। अगला पद का मतलब दोस्तों इसमें का मतलब है कि 3 6 8 16 और 18। इसमें देखें तो पहले का डबल किया है,
फिर इसमें 2 ऐड किया है, फिर इसमें डबल किया है, फिर 2 ऐड किया है, आगे फिर डबल होगा। आगे जब हम इसको डबल करेंगे तो अपना बी ऑप्शन जिसमें 36 लिखा है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। यानी पहले इसको 2 से गुणा करनी है, फिर इसमें 2 ऐड करना है, फिर 2 से गुणा करनी है, फिर 2 ऐड करना है। इस प्रकार हम चलेंगे तो फिर हम जो 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 अपना उत्तर आ जाएगा। श्रेयांश के पास चारों की धनराशि का 2/3 भाग है। चारों की धनराशि राजू की धनराशि के 3/5 भाग के बराबर है। यदि राजू के पास 800 रुपये हैं तो श्रेयांश के पास कितने रुपये हैं ये हमें बताना है। दोस्तों इसमें लिखा है कि चारों की जो धनराशि है वो 2/3 भाग है श्रेयांश के पास, और चारों की जो इसमें धनराशि दी गई है वो राजू की धनराशि के 3/5 भाग के बराबर है। राजू के पास हमें दे दिए कि 800 रुपये, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि 800 रुपये राजू के पास है, 800 रुपये राजू के पास है, और जो चारों के जो पास है वो राजू की धनराशि का 3/5 भाग है। तो दोस्तों यदि हम इसका 3/5 कर दें तो वो चारों का आ जाएगा। तो हम इसका 3/5 करेंगे, ये 16 कटेगा, 0 की 0, 480 रुपये आ जाएगा। ये 480 रुपये चारों की आ गई। अब ये लिखता है कि श्रेयांश के पास चारों की धनराशि का 2/3 भाग है, यानी ये चारों का आया, इसका 2/3 भाग है, 2/3 भाग वो श्रेयांश का है। तो हम इसको करेंगे तो ये 16 पर कटेगा, 0 की 0, तो ये 320 रुपये आ जाएगा जो श्रेयांश की धनराशि होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसको कर देंगे तो अपना ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी जो दिया गया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 320 रुपये लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें राजू का दिया, राजू के आधार पर हम चारों का निकाल लेंगे, चारों के आधार पर हम श्रेयांश का निकाल लेंगे, तो अपना 320 इसका उत्तर आ जाएगा। जायस किसी कंपनी के 15 दर्जन खिलौने खरीदता है। कंपनी जायस को लिखित मूल्य पर पहले 5 दर्जन खिलौनों पर 5% तथा अगले 10 दर्जन खिलौने पर 10% छूट देती है। यदि कुल छूट 12.5 रुपये हो तो प्रति दर्जन खिलौने पर लिखित मूल्य हमें निकालना है, उसका लिखित मूल्य क्या है, तो ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें हमें लिखित मूल्य दिया नहीं है, यदि हमें लिखित मूल्य दिया होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो हम इसका 100 रुपये मान लेंगे, तो उसका जो लिखित मूल्य है वो 100 रुपये है, यानी 100 रुपये उस पर लिखा हुआ है। 1 दर्जन खिलौने का मूल्य है, हम ये 100 रुपये 1 दर्जन का माना है, हमने 1 दर्जन का माना है। तो दोस्तों अब हमें इसको करना है कि पहले इसमें के अंदर 15 दर्जन खिलौने हैं, जो खिलौने वो दोस्तों 15 दर्जन है, और पहले 5 दर्जन पर 5% छूट है, और ये 1 दर्जन का हमने माना है 100 रुपये, जिस पर 5% छूट है 5/100। ये 1 दर्जन का है तो हम 5 पर करेंगे तो 5 से हम इसको गुणा कर देंगे, ये 5 दर्जन पर छूट आ जाएगी, 100 से 100 कटेगा तो 25 रुपये 5 दर्जन खिलौने पर छूट आ गई। अगले जो इसमें 10 दर्जन खिलौने हैं उस पर 10% छूट है, तो 1 दर्जन का मूल्य हमने 100 माना, तो 10 का यदि हम सीधा भी निकाल सकते हैं कि 10/100, ये इसकी 10% आ गई। ये दोस्तों 1 दर्जन की है, हम 10 की निकालेंगे तो हम इसको 10 से गुणा कर देंगे, तो इससे ये कट जाएगा, 100 से 100 रुपये आ जाएगा। यानी शुरुआत वाले अपने हिसाब से जब हम इसका जो क्रय मूल्य है वो यदि 100 रुपये मान के चलते हैं उसका लिखित मूल्य है, तो दोस्तों पहले 5 दर्जन पर 25 रुपये छूट आती है, अगले जो 10 दर्जन पर 100 रुपये छूट आती है, तो इसमें टोटल 125 रुपये छूट आ जाएगी, 125 रुपये छूट आ जाएगी। अब दोस्तों हमें यही निकालना है कि उसका लिखित मूल्य क्या है, और जो निकालना होता है उसको हम दूसरी साइड उस साइड रखते हैं। हम इसको इस प्रकार से रखते हैं कि 125 रुपये की छूट है जब अपना क्रय मूल्य यानी लिखित मूल्य 100 रुपये है, जब हम 1 की करेंगे तो 100/125 हो जाएगा, 100/125 हो जाएगा। और इसमें पूछा है जो छूट है वो अपनी कितनी दी हुई है, 12.5 रुपये दी गई है, तो जब 12.5 रुपये छूट होगी तो हमें क्रय मूल्य अपना लिखित मूल्य आ जाएगा 12.5 रुपये। यदि हम यहाँ पर पॉइंट इसका हटाएंगे तो बटे में इसकी हम 10 कर देंगे, तो इससे ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 रुपये आ जाएगा कि उस पर जो लिखित मूल्य था वो दोस्तों 10 रुपये था। तो अब अपना ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि 10 रुपये लिखा हुआ है। अपना जो अगला इसको हम यदि दोबारा करें तो हमने इसमें 1 दर्जन का 100 रुपये माना है, और उसमें 5% छूट है, ये 1 दर्जन की छूट हो गई, हम इसको 5 से गुणा किया तो 5 दर्जन की आ गई। इसी प्रकार हमने यहाँ पर 10 दर्जन की निकाल ली, 10 दर्जन पर की छूट निकाल ली, जो इसमें जो टोटल छूट निकाल ली, टोटल छूट हमने निकाल ली, ये टोटल छूट 100 रुपये पर है, ये हमने 1 पर निकाली तो 100/125 हमें छूट दी गई है 12 रुपये, तो हम इसको हल करेंगे तो 10 रुपये अपना आ जाएगा, तो 10 रुपये अपना इसके अंदर लिखित मूल्य आ गया। निम्नलिखित श्रेणी में चौथे स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, ये 50वें नंबर के अंदर पूछा है दोस्तों। इसके अंदर क्या है कि जो इसके अंदर आकृति दी गई है, इसकी जो शेप है, इसके अंदर दोस्तों
ये जो एक छोड़ के एक उसका जो इसके अंदर दिया हुआ है वो दोस्तों चेंज हो रहा है, उसकी जो इसकी जो दिशा है वो दोस्तों चेंज हो रही है। तो इस प्रकार से हम यदि इसको चेंज करते चलेंगे तो अपना जो डी ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका आएगा 50वें नंबर के क्वेश्चन का। किसी घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर टी से प्रारंभ करके विपरीत क्रम में अक्षर लिखिए, कौन सा? इसमें पूछा है कौन सा अक्षर 9 के लिए प्रयुक्त होगा। इसमें पूछा है कि 9 के लिए कौन सा अक्षर प्रयुक्त होगा। दोस्तों जो घड़ी होती है अपनी वो इस प्रकार से होती है, और इसमें यहाँ पर 12 बजते हैं और यहाँ पर जैसे 6 बजते हैं, 3 बजते हैं, इसकी जो भी इसकी होती है डायरेक्शन होती है। इसमें लिखा है कि हमें टी से प्रारंभ करना है और इसको विपरीत क्रम में चलना है, जैसे टी है, एस है, आर है, इस प्रकार से चलना है। जैसे यहाँ पर हमें यदि 1 से हमें प्रारंभ करना है, 1 से 12 तक के अंकों के लिए टी से प्रारंभ करके, तो 1 के लिए हम यहाँ पर टी लिखेंगे, 2 के लिए हमारे यहाँ पर एस आ जाएगा, 3 के लिए हमारे पास आर आ जाएगा, 4 के लिए हमारे पास क्यू आ जाएगा, 5 के लिए हमारे पास पी आ जाएगा, 6 के लिए अन ओ आ जाएगा, 7 के लिए अन आ जाएगा, 8 के लिए एम आ जाएगा, 9 के लिए अल आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें 9 का ही पूछा है तो 9 का हमारे यहाँ पर अल आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों अल, यानी जो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में लिखा है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों हम इसको एक आसानी के तरीके से, हम इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इसको एक और विधि से करते हैं। हमको पता है कि जो टी होता है वो दोस्तों 20वें नंबर पर आता है, वो इसमें 20वें नंबर पर आता है। जब हम उल्टी वर्णमाला के अक्षरों को, जब वर्णमाला के अक्षरों को उल्टा क्रम में देखते हैं तो हम एक अक्षर फालतू मान के चलते हैं, तो 20 + 1 यानी 21 अक्षर मान के चलेंगे, 21 अक्षर हम उसके मान के चलेंगे। और इसमें 9वें स्थान पर पूछा है तो हम इसमें से 9 हमें यदि लेस करेंगे, यदि हम 9 लेस करेंगे तो इसमें 13 आ जाएगा। हमें अब सीधा देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 13वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो दोस्तों 13वें नंबर पर अल आता है। तो इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। हम जब जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसको यदि हम उल्टे क्रम में रखते हैं तो हम 25 की बजाय 26 अक्षर मान के चलते हैं। इसमें दोस्तों टी से आरंभ करना है, तो दोस्तों जो टी 20वें नंबर पर आता है तो हम उसको 20 से आरंभ करेंगे, और यदि हम उसका उल्टा क्रम में रखेंगे तो 20 की बजाय हम उसमें 21 अक्षर मान लेंगे। और जो 9वें नंबर पर पूछा है तो 21 में से हम 9 लेस करेंगे तो अपना 13वें नंबर का अक्षर आ जाएगा, जो 13वें नंबर पर अल आता है। तो अल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अपना जो अगला जो प्रश्न आता है, 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर 195 के बराबर हो, तो उनका अनुपात क्या होगा, हमें अनुपात निकालना है। दोस्तों इसमें 27 है उसको 2 भागों में बांटना है और उसको इस प्रकार बांटना है कि पहले का 5 गुना और दूसरे का 11 गुना मिलकर 195 के बराबर हो, तो उनका हमें अनुपात निकालना है। तो दोस्तों यदि हम उसका पहला भाग देखें, इसको एक बार साफ करते हैं। यदि हम उसका पहला भाग x मानते हैं तो दूसरा अपना 27 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग तो 27 ही है, क्योंकि जो टोटल संख्या वो तो 27 है। 27 को हमने 2 भागों में बांटा है, तो एक यदि हम x मानते हैं तो दूसरा अपना 27 माइनस x हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो x से x कट जाएगा, अपना 27 ही आ जाएगा, और इसमें 27 से संख्या है तो हम इसको इस प्रकार से मानेंगे। इसमें लिखा है कि पहले भाग का 5 गुना, तो हम इसका 5 गुना करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। दूसरा भाग का 11 गुना इसको हम 11 से गुना करेंगे, और दोनों का योग यानी दोनों मिलकर मतलब दोनों योग का योग 195 हो जाता है, तो हम 195 लिख देंगे। ये हमारे 5x आया, प्लस का प्लस 27 की 11 के साथ करेंगे तो ये 297 आएगा। 11 की x के साथ करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस 11 का x के साथ करेंगे 11x, और बराबर में 195। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब दोस्तों हम यदि करते हैं 5x x वाले को हम इकट्ठा करते हैं, 5x प्लस का है, 11x माइनस का है, तो माइनस के 6x बचेंगे। उस साइड में पहले से 195 मौजूद है, ये उस साइड में जाएंगे तो ये दोस्तों उस साइड में जाके माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि इस साइड में प्लस की है। यानी मैंने ये किया है कि x का हमें x का मान निकालना है, तो x वाले को हमने इसी साइड में रखना है। इसी साइड में रखेंगे तो 11x तो माइनस का है, 5x प्लस का है तो माइनस के 6x, जो 6x बचेंगे। उस साइड में जो संख्या वाले एक साइड में लेके जाने हैं, उस साइड में पहले से 195 मौजूद है, ये उस साइड में जाएंगे तो इस साइड में प्लस का है, आगे वाले निशान देखना होता है, तो उस साइड में जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 6x 195 में से 297 यदि हम लेस करेंगे तो माइनस का 102 आ जाएगा, माइनस का 102 आ जाएगा।
तो माइनस से माइनस कट जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, x को इसी साइड में रखना है, 6 इसके गुणा में है तो उस साइड में जाके भाग में हो जाएगा। ये 17 कट जाएगा, 17 छिकाया 102, तो x की वैल्यू अपनी 17 आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अब निकाल सकते हैं कि इसके अंदर क्या पूछा है कि उनका अनुपात पूछा है। तो उनका अनुपात दोस्तों एक संख्या हमने x मानी थी, दूसरा हमने 27 माइनस x मानी थी। तो x का मान अपना 17 है, दूसरी क्या है उसके अंदर यदि इसका मान रखेंगे 27 माइनस x का मान कितना है 17, तो एक 17 आ जाएगी, दूसरी अपनी 10 आ जाएगी। इस प्रकार हम इसको कर लेंगे तो इसका जो अनुपात आएगा वो 17:10 आ जाएगा, जो इसके अंदर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो अपना ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17:10। यदि हम इसको जांच करके देखें, इसकी जांच करके देखेंगे, पहले का 5 गुणा ये 85, दूसरे का 11 गुणा यानी 110, इन दोनों का जोड़ 195 दिया है और 195 इनका जोड़ आ रहा है। तो इस प्रकार हम अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं कि जो हमने किया है वो अपना सही है या नहीं है। अपना अगला जो 53वें नंबर का प्रश्न है, अल के की माँ तथा अन की बहन है, ओ की बहन के है, यदि पी ओ का और अन अम का पति हो तो ओ अन का कौन है, ये हमें बताना है। दोस्तों ये जो रक्त से संबंधित प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है जिसका हमें सोल्यूशन करना है। और ये अपना दोस्तों जो 53वें नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है कि अल के की माँ है। यहाँ पर हम यदि अल माने तो इसकी पुत्री हो जाएगी के, यानी अल है वो इसकी के की माँ है, और तथा अन की बहन है। ये जो अन है, अन की ये बहन है, अन की ये बहन है। अब हम इसको करते हैं, यानी अल और अन ये दोनों दोस्तों बहन भाई है, और अल की जो पुत्री है वो दोस्तों के है, और ओ की बहन के है, ओ की बहन के है, इसकी बहन ये है, ये के है, यानी ये बहन है। और इसमें लिखा है यदि पी ओ का जो पति है वो दोस्तों पी है वो ओ का पति है इसका, और अन अम का पति है, अम जो है वो अन जो है ये अम का पति है, ये अम का पति है। और तो ओ अन का कौन है, हमें बताना है कि ओ जो है ये दोस्तों अन का कौन है, इसका कौन है। दोस्तों ये इसका हस्बैंड है, ये दोस्तों जो मेल है, और ये दोनों भाई बहन है, ये दोस्तों दोनों भाई बहन है, ये दोस्तों दोनों भाई बहन है। और ये दोनों दोस्तों यदि भाई बहन हैं तो ये इसमें फीमेल दी हुई है, क्योंकि इसका जो पति है वो दोस्तों पी है, वो इसका पति है वो दोस्तों पी है। तो ये दोस्तों एक क्या है, ये फीमेल है, और ये इसका इसमें लिखा है कि ये दोनों भाई बहन है, तो ये इसकी माँ है, इन दोनों की माँ ये हुई, और ये इसका भाई हुआ, ये इसका भाई हुआ, क्योंकि अन का जो अन है वो अम का पति है, तो वो दोस्तों एक मेल है, तो वो इसका भाई हुआ। तो यानी इन दोनों का अन जो वो दोस्तों मम्मा हुआ, इन दोनों का मम्मा हुआ, और मम्मा हुआ तो ये इसके भांजी लगेगी, क्या लगेगी, भांजी लगेगी। इस प्रकार अपना जो ऑप्शन नंबर जो डी है जिसमें भांजी लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो अल इन दोनों की माँ है, इन दोनों की माँ है, इन दोनों की माँ है, तो अल का भाई, अल का जो भाई है अन, वो इनके क्या लगेगा, मम्मा तो लगेगा, मम्मा लगेगा। तो दोस्तों ये दोनों भांजा भांजी उसके लगेंगे। तो ओ का पूछा है तो ओ यहाँ पर भांजी है, तो इसका सही उत्तर भांजी हो जाएगा, जिसमें कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। कथन की सत्यता की पुष्टि कीजिए, खतरे में सदैव भय होता है, खतरे में सदैव भय होता है। जब हमें कोई खतरा फील होता है, हमें कोई डेंजर फील होता है, तो दोस्तों हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, तो भय उसके अंदर अवश्य होता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए बी सी 3 व्यक्तियों ने एक मकान 1 वर्ष के लिए 288 रुपये पर किराए पे लिया। 4 महीने तक वे तीनों मिलकर एक साथ रहे। इसके बाद सी छोड़ के चला गया। उसके 5 महीने बाद बी भी छोड़ के चला गया। बताओ बी ने कुल कितना किराया दिया। इस प्रकार दोस्तों एक साल में 12 महीने होते हैं, हमें पता है 288 रुपये उन्होंने किराए पे लिया है। देखो इसमें जो ए है वो तो छोड़ के नहीं गया, यानी वो तो 12 के 12 महीने रहा। ए बी सी, ये तो 12 के 12 महीने रहा। बी जो है वो इसके अंदर, पहले हम सी का देखते हैं, 4 महीने तक साथ में रहे, इसके बाद सी छोड़ के चला गया, यानी सी जो है 4 महीने तक ही रहा। उसके 5 महीने बाद बी छोड़ के चला गया, यानी 4 के 5 महीने बाद, यानी ये 9 महीने रहा होगा। इस प्रकार ये रहा। और इसमें ये लिखा कि 288 रुपये किराए पर है। बताओ बी ने कुल कितना किराया दिया। तो इस अनुपात में हम इसको बांट देंगे।
4 महीने तक ये साथ में रहे, 4 महीने बाद में ये छोड़ के चले गया, फिर 5 महीने बाद में ये छोड़ के चला गया, यानी 9 महीने तक ये रहा। ये 12 के 12 महीना रहा। 288 रुपये हम इस रेशो में बांट देंगे, 12, 9 और 4। जब हम इसको इस रेशो में बांटेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 288 हम यहाँ पर लिखेंगे गुणा में 12 और 9 21 है, 4 25, यानी 9/25 हम इसका करेंगे। कुछ पॉइंटों में आएगा दोस्तों, ये 103.68 आएगा शायद, यानी कुछ पॉइंटों में आएगा 103 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो 104 रुपये आ जाएगा, क्योंकि यही इसके बिल्कुल नज़दीक में दिया हुआ है। तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 104 लिखा हुआ है। दिए गए प्रश्न में कुछ अक्षर छूटे हुए हैं, इनमें से एक अक्षर लुप्त है, अक्षरों को क्रमानुसार लिखकर लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। दोस्तों A B D के दिया हुआ है, A B के बीच में कोई अक्षर नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है। B और D के बीच में एक C छूटा हुआ है, फिर 2 छूटेंगे, E और F छूटेंगे तो G आ जाएगा, फिर G के बाद में 3 छूटेगा, H I J छूटेगा, फिर K आ जाएगा। इस प्रकार से इसका हम इसके अंदर G हम इसके अंदर रखेंगे A B D G K। इनके बीच में कोई अक्षर नहीं छूटा, इनके बीच में 1 छूटा है, इनके बीच में 2 छूटेगा, इनके बीच में 3 छूटेगा। इस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ पर जी अपना सही उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। अपना जो 57वें नंबर का प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 15% कम मूल्य पर खरीदता और 7.80 रुपये कम पर बेचता है तो उसे 20% लाभ होता। वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन के अंदर वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य हमने इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो दिया हुआ नहीं है तो हम इसमें मान के चलेंगे, हम इसमें अपना जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100 रुपये मान के चलेंगे। हम 100 रुपये मान के चलते हैं। पहले इसमें क्या है कि 15% लाभ होता है, तो 1500 का 15% 15 रुपये, तो इसमें 115 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये अब कहता है कि यदि वह उस वस्तु को 15% कम पर खरीदता, यानी 100 का 15% यदि वो कम पर खरीदता तो वो दोस्तों 85 पर खरीदता, 85 पर खरीदता। और तो अब उसको 7.80 रुपये कम पर बेचता, यानी पहले इसने 115 में बेचा, अब वो 7.80 रुपये कम पर बेचता है, यानी वो उसका सेलिंग प्राइस है, और उसको 20% लाभ होता, यानी अब उसको 20% लाभ होता। इसका हम यदि 20% लाभ करेंगे तो इसका आ जाएगा, ये 5 पे कटेगा, ये 17 आ जाएगा। 85 और 17 102 रुपये यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा। और यहाँ पर जो डिफरेंस दिया गया है 7.80, ये दोस्तों विक्रय मूल्य का डिफरेंस है, क्योंकि पहले जितने पर वो बेचता था अब वह उसको 7.80 रुपये कम पर बेच रहा है। कम पर बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य ही तो कम हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कम हो रहा है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर 13 रुपये कम हो रहे हैं, 13 रुपये कम हो रहे हैं। और हमें इसमें विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य को उस साइड में रखेंगे। 13 रुपये इसमें कम हो रहे हैं जब अपना क्रय मूल्य 100 रुपये है। एक का हम निकालेंगे तो इसमें 100/13 हो जाएगा। इसमें हमें अंतर दिया गया है 7.80, 7.80 को निकालेंगे तो हम इसका गुणा कर देंगे। ये पॉइंट इसके हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 2 के बाद में पॉइंट है। 100 से 100 कट जाएगा, 13 6 78 0 की 0, 60 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। 60 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अपना सी में लिखा हुआ है, जो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 60 रुपये लिखा हुआ है। अब अपना दोस्तों 58वें नंबर का प्रश्न आता है, 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद इनमें 3 आदमी और सम्मिलित हो जाते हैं तो शेष काम को वो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दोस्तों ये इसमें लिखा है कि 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो उनका 1 दिन का काम में 1/12 आ जाएगा। 3 दिन तक उन्होंने मिल के काम किया है, तो 3 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 3/12 कर दिया होगा। यदि हम इसको काटेंगे तो 1/4 काम उन्होंने कर दिया। 4 में से 1 काम उन्होंने कर दिया, बाकी कितना बचा, 3/4। इतना काम अभी बाकी है, इतना काम अभी बाकी है। 3 दिन तक तो उन्होंने मिलकर किया है, 3 दिन बाद में 3 और व्यक्ति आ गए, यानी पहले इसमें 6 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति थे, अब इसमें व्यक्तियों की संख्या बढ़कर इसमें 9 हो गई, 9 हो गई। अब इसमें दोस्तों हम इस प्रकार से देखें कि जब 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 1 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा। जब 6 आदमी 12 दिनों में करते हैं तो 1 आदमी उसको 12 गुणा में 6, 72 दिन उसको लगेंगे, 72 दिन उसको लगेंगे 1 आदमी को। इस प्रकार से हम करेंगे। तो अब हम इस प्रकार से करेंगे तो 1 आदमी का काम 72 है, 9 आदमी हो गई, टोटल 9 आदमी हो गई। और इनको करना कितना काम है, 3/4 इनको काम करना है, तो हम इसको गुणा कर देंगे तो ये 3 पे कट जाएगा, ये दोस्तों 18 पे कट जाएगा, ये 6 पे कट जाएगा, तो 6 इसका उत्तर आ जाएगा।
कि वो बचे हुए काम को 6 दिन में कर देंगे। तो डी ऑप्शन जो है दोस्तों वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 6 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो इसमें 6 व्यक्ति है 12 दिन में काम करता है, उनका एक दिन का काम 3 दिन साथ मिलकर किया है, तो 3/12 काम यानी 1/4 काम उन्होंने कर दिया। बाकी 3/4 काम बचा, इसमें 3 व्यक्ति और आ गए यानी 9 व्यक्ति हो गए। 9 व्यक्ति हो गए तो हम एक व्यक्ति का काम निकालेंगे कि वो उसको 72 दिनों में करेंगे। 9 व्यक्तियों का हम निकालेंगे तो उसमें दोस्तों ये हम कैसे करते हैं कि एक व्यक्ति को 72 दिन लगते हैं। जब वो उसमें 9 व्यक्ति आ गए तो उनको कम समय लगेगा या फिर ज़्यादा समय लगेगा? उनको कम समय लगेगा, क्योंकि पहले एक व्यक्ति काम कर रहा था, अब उसमें 9 व्यक्ति काम करेंगे तो उसमें कम समय लगेगा। तो कम समय लगेगा तो हम उसको भाग देंगे। यहाँ पर इसमें भाग दिया। टोटल काम कितना करना है? 3/4। तो 3/4 से हम इसको गुणा करेंगे तो हम इसको काटेंगे तो 6 इसका उत्तर आ जाएगा कि वो 9 व्यक्ति बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। तो अपना इसका डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित अक्षरों में से किसी एक शब्द को बनाया जा सकता है, वो हमें शब्द ज्ञात करना है। हम सबसे पहले देखते हैं कि कोलैबोरेशन जो है इसको बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। सी इसके अंदर है, ओ भी है, डबल एल भी है, ए भी है, बी भी है, ओ भी एक बार और दिया हुआ है, आर है, ए भी है इसके अंदर, और टी भी है, आई भी है, ओ देखो इसके अंदर, हाँ ओ इसके अंदर 3 बार दिया है तो 3 बार इसके अंदर आ गया, अन भी है। तो इस प्रकार हम जो ऑप्शन नंबर ए है ये ही बन जाएगा, तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 60वें नंबर का दोस्तों अपना प्रश्न आता है कि यदि 21 तारीख के बाद चौथे दिन शनिवार हो तो उसी महीने की 30वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? 21 तारीख के बाद चौथा दिन यानी 25वां दिन, 25वां दिन आएगा। 25वें दिन शनिवार है, शनिवार। हमें तीसरे दिन निकालना है कि तीसरे दिन कौन सा डे होगा, कौन सा दिन होगा। दोस्तों हमें पता है कि 7 दिन बाद तो सेम ही डे आ जाते हैं, और इनका जो डिफरेंस है वो दोस्तों 22 दिन का है। 22 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो 3 सप्ताह और 1 दिन आ जाएगा, 3 सप्ताह 1 दिन आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो 3 सप्ताह के बाद में तो सेम डे ही आ जाएगा, क्योंकि हर सप्ताह के बाद में सेम डे आ जाता है। 7 दिन होते हैं सप्ताह में, और 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, और हमें इससे पहले का निकालना है। इससे पहले का निकालना है तो 1 दिन वो पहले होगा। शनिवार से पहले क्या आता है? शुक्रवार। तो इसका शुक्रवार अपना उत्तर आ जाएगा। यदि इसका बाद का निकालना होता तो शनिवार में हम एक ऐड करते तो यहाँ पर रविवार आ जाता। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो सेकंड HSC CET कंपटीशन हुआ था उसमें भी हमने पूछा था, और उसको लेकर भी कुछ कन्फ्यूजिंग था। तो मैं यहाँ पर जो क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो पहले पूछा, इसने पहले पूछा तो 1 दिन हम पहले लेंगे, बाद में पूछा होता तो इसमें हम एक ऐड करते हैं यानी शनि, फिर बाद में रविवार आता। 1 दिन पहले पूछा तो यहाँ पर शुक्रवार आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो अपना जिसमें शुक्रवार लिखा गया है बी ऑप्शन है वो इसका सही अपना उत्तर हो जाएगा। अपना 61वें नंबर का प्रश्न आता है ए और बी 1400 मीटर की दूरी को तय करने में 3:7 के अनुपात में समय लेते हैं, जो मिनटों में है। बी ए की अपेक्षा 16 मिनट अधिक लें तो बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे? ये चाल का संबंधित जो इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें लिखा है कि ए और बी 1400 मीटर की दूरी को तय करने में 3:7 का समय लेते हैं, और बी ए की अपेक्षा 16 मिनट अधिक लेता है। तो वो समय कितना लेते हैं? 3:7 में लेते हैं। हम इसको 3x 7x मान सकते हैं। x से x कटेगा 3:7 आ जाएगा जो हमें दिया हुआ है। और ये कहता है कि ये जो है ये 16 मिनट अधिक लेता है। 16 मिनट लिखा हुआ है ना, हाँ 16 मिनट अधिक लेता है, इसलिए तो इसका 7 आया, इसका 3 आया है। तो अब इनका जो डिफरेंस देखते हैं, ये अधिक लेता है मतलब इसका ज़्यादा लेता है। इनका डिफरेंस देखेंगे तो 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा। 4x बराबर में 16 हो जाएगा, क्योंकि 4x ये ज़्यादा ले रहा है यहाँ पर और 16 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो इसके बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू इसमें अपनी 16/4 हो जाएगी, यानी 4x की वैल्यू आ जाएगी। तो यदि हम इनका समय निकालें इसके हिसाब से तो इसका आ जाएगा 12 और इसका आ जाएगा 28। देखो यहाँ पर 16 मिनट वो ज़्यादा ही ले रहा है। अब हम इसको कहना है कि उसको दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, यानी जो टोटल दूरी कितनी है, इसमें 1400 मीटर है, लेकिन हमें निकालना किलोमीटर में है। तो इसको हम यदि किलोमीटर में इसको हम यदि करेंगे तो हम इसको 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे तो अपना यहाँ पर 0 लग जाएगी, यहाँ पर 0 लग जाएगी। और वो कहता है कि इसमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकालनी है, तो ये निकालता है वो 28 दिन में, जो 28 मिनट में निकालता है। 28 मिनट में निकाला है। हमें 60 मिनट की निकालनी है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यदि हम इसको काटेंगे तो इसको यहाँ पर इसको इस प्रकार से काटते हैं, 4 पर 15 और 7। अब हम इसको काटेंगे
0.2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। बी में जो लिखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर होगा। तो 61वें नंबर का जो अपना क्वेश्चन है इसका बी जो उत्तर है वो आ जाएगा। प्रश्न संख्या 62 व 63 को निम्न आधार पर हल करना है, यानी हमें एक क्वेश्चन इसमें दिया गया और वो क्वेश्चन दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित है, और दोनों क्वेश्चन जो 62 और जो 63 है वो इसी के आधार पर हमें सोल्यूशन करने हैं। तो हमें देखो क्या दिया हुआ है कि यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3380 रुपये और 3 वर्ष में 3515.20 रुपये हो जाता है, तो हमें ब्याज की दर क्या है। 62 में हमें पूछा है ब्याज की दर क्या है, 63 में हमें पूछा है कि उपयुक्त प्रश्न में मूलधन क्या होगा, हमें इसका मूलधन निकालना है। तो दोस्तों हमें हमारा फार्मूला क्या होता है मिश्र धन का। मिश्र धन का मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन 1 प्लस में दर बटे में 100 और यहाँ पर समय, ये अपना फार्मूला होता है। इसमें जो पहले जो 3 वर्ष दिया है वो हम लेते हैं। इसमें 3515.20 रुपये दिया है। पी हमें दिया नहीं है, जो हमें निकालना है इसके अंदर जो 63वें नंबर के क्वेश्चन में इसमें दिया ही नहीं है, तो 1 का 1 प्लस का प्लस दर भी हमें इसके अंदर निकालनी है बटे में 100। समय दिया है इसमें 3 वर्ष दिया है। अब हम दूसरा लिखते हैं, उसमें 3380 रुपये दिया है, 3380 रुपये दिया है। पी हमें पता ही नहीं है, 1 का 1 दर भी हमें पता नहीं है बटे में 100, समय हमें पता है यहाँ पर 2। अब दोस्तों यदि हम क्या करें कि इसको इससे भाग दें, यानी ज़्यादा वाले को कम वाले से भाग दें, तो यदि हम इसको ए से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 है पावर, यहाँ पर 2 है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 की पावर ये 2 से कट जाएगी, तो यहाँ पर 1 पावर बच जाएगी। यहाँ पर 1 पावर बचेगी तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, ये पी से पी भी कट जाएगा, पी से पी भी कट जाएगा, तो 1 प्लस में इधर बटे 100 ये बच जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जब हम गुणा करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, जब हम उनका भाग करते हैं डिवाइड करते हैं तो पावर घट जाती है। तो ऐसे भी हम घटा के देखेंगे तो 1 आ जाएगी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और अब हम यदि इसको भाग देंगे तो 3515.20 बटे में 3380। अब ये इसके बराबर में ये आ गया, ये 1 इसके प्लस में है, इस साइड में आके ये माइनस में 1 हो जाएगा, उस साइड में क्या बचेगा दर बटे 100 बच जाएगा। अब हम यहाँ पर इसकी दर निकाल सकते हैं जो अपने 62वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम लेंगे तो 3380 रुपये आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा कि 3515 माइनस में जो कि 0.20 माइनस में, अब हम इसको करेंगे तो ये 3380 आ जाएगा यहाँ पर बराबर में दर बटे 100। अब हम इसको में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 135.20 बटे में कितना है इसका 3380 और गुणा में कितना है जो उस साइड में कितना है दर बटे 100, ये हमें दिया हुआ है। 100 देखो इस साइड में भाग में है और इस साइड में वो किस में आ जाएगा, फिर गुणा में आ जाएगा, इस साइड में गुणा में आ जाएगा, बराबर में अपनी दर है। ये पॉइंट हम यहाँ पर हटाएंगे तो 2 के बाद में पॉइंट है तो हम इसको नीचे 100 लिखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर 0 लगा देंगे 1 के आगे, ये इससे ये कट जाएगा और इसको हम इससे काटेंगे तो दोस्तों ये 4 पर कटेगा, 4 पर कटेगा तो उसका 4% आ जाएगा, 4% इसका ब्याज की दर आ जाएगी। दोस्तों ये मैंने समझाया है आपको, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा है थोड़ा सा। यदि आपको एक बार ये समझ में आ गया तो ये कुछ भी यानी 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, 4% अपना आ जाएगा। और जो 63 में इसको हमने कैसे किया है, इन दोनों का फॉर्मूला लिखा है, ज़्यादा वाले को कम से वाले से भाग दिया है। ये 1 उस साइड में, क्योंकि पी से पी कट जाएगा, 1 प्लस मदर बटे 100 बचेगा, ये 1 की साइड में प्लस का, इस साइड में आके माइनस का होगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 के बाद में पॉइंट है तो 1 के आगे हम 2 0 लगा देंगे, इसको भाग कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, इसको हम 4 पर काट देंगे तो 4% आ जाएगा। अब इसमें पूछा है कि इसमें उपयुक्त प्रश्न में मूलधन में पूछा है, तो मूलधन में पूछा है तो दोस्तों हम इसमें भी रख सकते हैं, इस फार्मूले में हम इसको रख देंगे तो अपना मूलधन आ जाएगा। क्योंकि दर हमें पता है, मिश्र धन हमें पता है तो ये अपनी आ जाएगी, क्योंकि समय भी हमें पता है, सब कुछ पता है, हमें ये निकालना है। तो इस फार्मूले के अंदर हम इसको रख देंगे। इसके अंदर भी रख सकते हैं, इसके अंदर भी रख सकते हैं, जो आसान होगा उसके अंदर रखेंगे। ये थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें पॉइंट्स नहीं है, तो हम इसके अंदर रखेंगे। तो इसमें क्या है, यदि हम इसके अंदर रखते हैं तो अब हम इसको करेंगे और इसके अंदर हम रखेंगे तो इसको 3380 है, ये पी हमें यहाँ पर निकालना है, 3380 का 3380 पी निकालना है तो पी का पी रखेंगे, 1 का 1 रखेंगे, दर हमें 4 आई है, 4/100
यहाँ पर अपनी 2 है तो इसकी हम पावर 2 लगा देंगे। अब हम इसको ये तो बराबर में इसके रहेगा ही रहेगा। पी इसका हम 100 एलसीएम लेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, 100 प्लस में 4 आ जाएगा, यानी 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे, इसको हम 4 पर काटेंगे तो ये 26 पर और ये 25 पर कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से करेंगे, 3380 रुपये है, उस साइड में हमारा पी है, 26 की स्केयर करेंगे तो कितना आएगा, 676 आएगा, और ये 25 की स्केयर करेंगे 625 आ जाएगा। ये इस साइड में इसके गुणा में है, इस साइड में आके भाग में होंगे, भाग में होंगे 676 बटे में 625, ये इसके भाग में हो जाएंगे। जब अब हम इसका हल करेंगे तो ये रकम ये उल्ट जाएगी तो इसके गुणा में कितना हो जाएगी, 625 बटे में 676, ये इसकी रकम हो जाएगी। अब हम इसको काटेंगे तो दोस्तों ये कितने पर कट जाएगा, देखो इसको हम काटेंगे तो काटने के बाद में अब ये दोस्तों इसका ये कटेगा 5 पर कट जाएगा, 5 पर, क्यों 6 5 30, ये 5 पे कटेगा तो 5 पे कटेगा दोस्तों, इसका आ जाएगा 5 2 और 3125 रुपये आ जाएगा। इसका 3125 रुपये आ जाएगा। जो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है जिसमें 3125 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ये बड़ा आपको जरूर लग रहा है करवाने को, तो मैं आपको इसमें शॉर्टकट की भी अपना सकता हूँ, लेकिन दोस्तों शॉर्टकट की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होती। यदि हमारे 1000 प्रकार के क्वेश्चन है तो हम हम शॉर्टकट की याद रखेंगे। यदि हम इतनी ज़्यादा शॉर्टकट की याद रखेंगे तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, एग्जाम के टाइम हम उस क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। इसलिए मैं हमेशा यही आपको सलाह देता हूँ, यही एडवाइस देता हूँ कि जो कंसेप्ट आधार पर ही, जो कंसेप्ट बेस पर ही हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन करना चाहिए। हमें ज़्यादा शॉर्टकट जो की है उनके अंदर नहीं घुसना चाहिए। और यदि अब आपको इसके अंदर लग रहा है कि ये मैंने समझाया है आपको, जैसे हम जो स्कूल्स में समझाते हैं वैसे मैंने आपको बताया, जब इसमें टाइम लगाया है, जब इसको आप खुद करके देखोगे, आप इसको 1-2 बार करोगे तो आपको इसमें ज़्यादातर जो वर्ड्स है वो आपको लिखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ऐसे ही कर दोगे। देखो यहाँ पर मैंने 26/25 लिखा तो 26 का आप सीधा स्केयर करोगे 676 करोगे, सीधा आप 25 का स्केयर करोगे 625 लिखोगे। पता है कि साइड में आना ही है तो आप इसको सीधा उल्टोगे, इसको सीधा काट के अपना 3125 रुपये उत्तर आएगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने ये आपको समझाने के लिए था कि जो सभी तरह के जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, ताकि उनको सभी के अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला इसका अपनाया है। तो दोस्तों अपना जो डी ऑप्शन है 63वें नंबर के क्वेश्चन का वो अपना सही उत्तर आ जाएगा। अब अपना जो 64वें नंबर का प्रश्न है, यदि गुणा के स्थान पर जोड़, वाई के स्थान पर घटाना, जेड के स्थान पर भाग और पी के स्थान पर गुणा रखा जाए तो हमें एक समीकरण दिया गया है और हमें निकालना है कि इस समीकरण का क्या उत्तर होगा, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से इसको करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो समीकरण है वो हम लिख लेंगे। इसमें कि लिखा है कि 10 10y 5z 5। अब हम करेंगे 10 का 10, x की वैल्यू इसमें हमें दी गई है जोड़ 10, y की वैल्यू हमें इसमें क्या दी गई है, y की वैल्यू घटा दी गई है तो घटा 5, z की वैल्यू इसमें भाग 5, और आगे कुछ इसमें लिखा ही नहीं है। p की वैल्यू गुणा है लेकिन इसमें p आया ही नहीं है। तो अब हम इसको करेंगे तो सबसे पहले भाग वाला करेंगे तो यहाँ पर 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम जो प्लस वाले को ऐड करेंगे ये 20 आ जाएंगे, -1 है तो इसका उत्तर 19 आ जाएगा। बोर्ड मास का फार्मूला लगेगा इसके अंदर, 19 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो अपना ऑप्शन नंबर बी में लिखा है तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो 65वें नंबर का जो प्रश्न आता है इसके अंदर, उसमें लिखा है कि 3 संख्याओं का औसत इसमें दिया, ये औसत से संबंधित प्रश्न है जिसका हमें सोल्यूशन करना है। उनका औसत हमें स्थिरांक दिया गया है और इसमें लिखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है। तो हमें निकालना है कि वो संख्याएँ ज्ञात करिए कि वो संख्याएँ क्या है। दोस्तों हम करते हैं कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, तो हम इसमें तीसरी संख्या ही मान लेते हैं वो अक्स। दूसरी संख्या इसकी दुगुनी है तो वो 2 अक्स, पहली संख्या इसकी दुगुनी है तो ये 6 अक्स हो जाएगी, नहीं 4 अक्स हो जाएगी। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये अपनी संख्याएं आ जाएगी। और इसका औसत हमें दिया है स्थिरांक, औसत हमें स्थिरांक दिया है। यदि हम इनका टोटल ज्ञात करेंगे 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि 3 संख्याएं हैं। इसका हम करेंगे 3 1 23, 231 इनका जो टोटल संख्या आ जाएगी। इनकी यदि हम जोड़ें तो 231 इनका उत्तर आता है, 231 इनका
उत्तर आता है। अब हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं और वो संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। ये अपनी फर्स्ट संख्या है, ये दूसरी है और ये अपनी तीसरी है। तीसरी x मानी, ये इसकी डबल है, ये इसकी डबल है, तो मैंने इसको डबल कर दिया, जोड़ इनका 231 और 231 इसके बराबर में लिख दिया। तो अब हम इसको करेंगे 7x बराबर में 231। x को इसी साइड में रहने देते हैं क्योंकि इसका मान निकालना है, 7 इसके गुणा में है, उस साइड में जाके भाग में होगा। 7x का मान आ जाएगा 33, क्योंकि 231 को हम 7 से भाग देंगे, इसको काटेंगे तो x का मान अपना 33 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि x का मान अपना 33 आ गया है। अब हम जो अपनी 3 संख्याएं थी जो हमें ज्ञात करनी थी, 3 संख्याएं, वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अपनी तीसरी संख्या हमने मानी थी x, तो ये अपनी 33 आ गई। इस प्रकार हमने ये मानी थी 2x, तो 2 की और x की वैल्यू यहाँ पर हम 33 रखेंगे तो यहाँ पर 66 आ जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट संख्या अपनी ये 4x है, तो 4 को x का हम यहाँ पर मान रखेंगे 33, तो 33 को हम 4 से गुणा करेंगे तो ये अपनी पहली संख्या आ जाएगी, ये आएगी 2, 1 और 13, 132 ये अपनी आ जाएगी। इस प्रकार वो अपनी ये 3 संख्याएं आ जाएगी, 33, 66 और 132 जो हमसे पूछी गई है, जिनकी जो इनका यदि हम औसत यदि ज्ञात करें तो इनका स्ट्रेंथ आएगा। और ये देखो इसमें जैसे क्वेश्चन में बोला है कि ये इससे डबल है और ये इससे डबल है, ये भी यहाँ पर सीधे हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अपना जो 65वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसका। प्रश्न संख्या 66 और 67 में नीचे दिए गए 5 चित्रों A, B, C, D व E में से एक चित्र आपको ऐसा ज्ञात करना है जो उस प्रश्न में दिए गए 3 प्रकार के वर्गों के संबंध का आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व करना है। वृत्तों के आकार का वर्ग से कोई संबंध, यानी इनका आकार से कोई संबंध नहीं है कि कोई छोटा होता है या फिर कोई बड़ा होता है, इससे कोई संबंध नहीं है। कप्तान समुद्र जलयान, कप्तान जलयान में होता है, जलयान समुद्र के अंदर होता है, ये इस प्रकार से बनेगा। बी ऑप्शन जो है इसके अंदर जो चित्र में दिया गया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। रुपया, डॉलर, पैसा, रुपये के अंदर पैसा होता है जबकि डॉलर एक अलग से करेंसी है, तो एक अलग वाला और रुपये के अंदर डॉलर वाला, तो यानी रुपये के अंदर पैसे वाला, तो सी ऑप्शन जो इसमें दिया गया है क्योंकि रुपये के अंदर पैसा है और जो डॉलर है वो अलग है, तो इसमें सी ऑप्शन अपना है वो सही उत्तर हो जाएगा। 68वें नंबर का जो प्रश्न है, यदि किसी ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ हमें इसका निकालना है। तो दोस्तों एक ईंट जो होती है वो देखो किस आकार की होती है और उसी के हिसाब से हम उसका फार्मूला हम उसको अप्लाई करेंगे। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बार हम इसकी ईंट बना के देखते हैं कि कैसे ईंट होती है। ये मान लीजिए कोई ईंट है जो हमें दी हुई है, ये कोई ईंट है, इस प्रकार से हम इसको मान के चलते हैं ये ईंट है। और ये कहता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये इसका फेस, इसके सामने वाला फेस, ये फेस, ऊपर नीचे वाला फेस, ऊपर वाला फेस, इनका सबका जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, लंबाई को यदि हम चौड़ाई से गुणा कर दें तो एक साइड का ये आ जाएगा, इस साइड का आ जाएगा। इसके प्लस में हम लंबाई है उसको ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई दी गई है वो उससे हम इसकी गुणा कर दें, तो एक साइड का ये आ जाएगा। इसी प्रकार जो इसकी चौड़ाई है उसको भी यदि हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो वो एक साइड का वो आ जाएगा, यानी ये आधा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, आधा आ जाएगा क्योंकि एक साइड का आया, फिर नीचे वाला आया, नीचे वाला तो इससे आ जाएगा, नीचे वाला जो है ये तो इससे आ जाएगा। लंबाई गुणा ऊंचाई है तो ये इस साइड का आ जाएगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई है तो दोस्तों ये भी इस साइड का ये आ जाएगा। इसकी चौड़ाई है, इस चौड़ाई और ऊंचाई को हम करेंगे तो ये भी एक साइड का आ जाएगा, एक साइड का आ जाएगा ना इस साइड का। तो यदि हम ये आधा आ गया, इसको यदि हम 2 से गुणा कर दें तो ये पूरा आ जाएगा। इस प्रकार से ये फार्मूला बनेगा, लंबाई गुणा ऊंचाई, फिर लंबाई के गुणा में ऊंचाई, फिर चौड़ाई के गुणा में ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई करके फिर लंबाई के गुणा में ऊंचाई कर देंगे, फिर चौड़ाई के गुणा में ऊंचाई कर देंगे, ये अपना फार्मूला बन जाएगा। और यही इसके अंदर है कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण दोस्तों इसके अंदर कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बस ये फार्मूला अपने को आना चाहिए। 2 का 2 लिख देंगे। लंबाई इसके अंदर कितनी दी गई है, इसमें 10 दी गई है, चौड़ाई इसमें 4 दी गई है, प्लस का प्लस लंबाई 10 दी गई है, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई 3 दी गई है, प्लस का प्लस चौड़ाई इसमें 4 दी गई है, लंबाई इसमें जो ऊंचाई है इसमें 3 दी गई है, बस ये है। 2 का 2 इसकी करेंगे 40 प्लस में 30 प्लस में 12
यदि हम 2 का 2 यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 82 आ जाएगा। 82 की 2 से गुणा करेंगे तो 164 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 164 वर्ग सेंटीमीटर लिखा गया है। तो सी अपना 68वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 164 वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब इसमें अपने जो क्वेश्चन पेपर है इसमें अपने 2 क्वेश्चन बचते हैं 69 और 70 नंबर का, उनको और हम करते हैं। तो फिर हमारा मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ में। तो अपना 69वें नंबर का प्रश्न है, 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि उनमें एक वृत्त बनता है तथा उन सबका मुख वृत्त के केंद्र की ओर है। प्रशांत सौरभ के बाएं ओर है, योगेश अजय और विजय के बीच में है, मध्य में है। यदि हरेंद्र प्रशांत और अजय के बीच में हो तो विजय के बाएं ओर कौन है, ये निकालना है। तो दोस्तों 6 बालक है और वो एक वृत्त के आकार में इस प्रकार से वो बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसने पूछा है कि जो प्रशांत है वो सौरभ के बाईं ओर है, इनका जो हमें मुख ध्यान में रखना है, इसका जो मुख है वो केंद्र की ओर है, यानी वो ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, इनका मुख केंद्र की ओर है। तभी हम उसकी जो दिशाएं हैं बाएं और दाएं वो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें पता होना चाहिए कि उनका मुख किस ओर है, सेंटर की ओर है। तो दोस्तों हम मानते हैं प्रशांत यहाँ पर बैठा है जिसका मुख इस साइड में है और उसके बाएँ ओर सौरभ बैठा है। तो ये जब ऐसे बैठेगा तो इसका बाईं ओर ये हो जाएगा, तो सौरभ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सौरभ आ जाएगा। अब ये बोलता है कि योगेश अजय और विजय के मध्य में है, हरेंद्र प्रशांत और अजय के बीच में है। प्रशांत और अजय, यहाँ पर हम अजय मान ले, इनके बीच में इसने हरेंद्र दे दिया तो हरेंद्र यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि प्रशांत और अजय के बीच में हरेंद्र दिया है, हरेंद्र प्रशांत और अजय के बीच में है तो यहाँ पर आ जाएगा। योगेश अजय और विजय के बीच में है, अजय ये और विजय यहाँ पर मान लेंगे। इसके बीच में किसको दिया इसने, इन्होंने योगेश, योगेश यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 6 के 6 व्यक्ति जो है जो बालक है वो बैठ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इस प्रकार से वो बैठेंगे। उसमें पूछा है कि विजय के बाएं ओर कौन है, विजय किस, ये है, इसके बाएं ओर कौन होगा, इसके अंदर सौरभ हो जाएगा, क्योंकि उसकी ओर ऐसे मुँह करेगा, ये उसका बायां हाथ होगा तो उस ओर सौरभ बैठा हुआ मिलेगा। तो अस यानी सौरभ इसका सही उत्तर आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें सौरभ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम बिठाएंगे, प्रशांत के बाईं ओर सौरभ है और प्रशांत और अजय के बीच में हरेंद्र है और अजय और विजय के बीच में योगेश है। हमें पूछा है कि विजय के बाईं ओर कौन है, वो सौरभ है, तो सौरभ इसका उत्तर आ जाएगा। किसी आयताकार ठोस का आयतन 32 घन इंच है, इसकी ऊंचाई 8 इंच तथा आधार वर्गाकार है। आधार इसका वर्गाकार है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। इसके आधार की ऊंचाई, इसके आधार की लंबाई ज्ञात करो, इसके आधार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों हमें पता है कि आधार की लंबाई और चौड़ाई तो बराबर ही है दोनों, है ना, क्योंकि वो दोस्तों वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब क्या होता है, वर्ग स्क्वायर है वो, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम करेंगे, ठोस का आयतन हम निकालेंगे। ठोस के आयतन का क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है, ये होता है। और इसका आयतन हमें दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई हमें पता है कि बराबर है, क्योंकि वो दोस्तों वर्गाकार है, आधार है उसका, तो ये दोनों बराबर है। तो इसको हम x माने तो ये भी हमारी x हो जाएगी। ऊंचाई इसमें दी हुई है, ऊंचाई उसमें अपना 8 इंच दी गई है तो 8 आ जाएगी, बराबर में अपना 32 आ जाएगा। x की करेंगे तो x की स्क्वायर आ जाएगा। ये उस साइड में 32 है, ये 8 इस साइड में गुणा में उस साइड में जाके भाग में होगा, ये 4 पकड़ जाएगा, तो x की स्क्वायर बराबर में 4, ये स्क्वायर है उस साइड में जाके वर्गमूल होगा, तो ये 4 2 का वर्गमूल होता है 2 आ जाएगा। तो इसकी लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है, तो इसका 2 उत्तर आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। तो 2 इंच इसका सही उत्तर होगा अपने 70वें नंबर के क्वेश्चन का। इस प्रकार दोस्तों हमें जो क्षेत्रफल का और इसके अंदर आयतन का 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला पता है तो इनको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको कर देंगे। तो अपना जो 70 तक के जो मैथ और जो रीजनिंग के 41 से 70 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो के अंदर उनका सोल्यूशन कर दिया है। दोस्तों जो अपने बाकी बचे प्रश्न है जो नेशनल जीके के हैं, हरियाणा जीके के हैं, जिसके अंदर हम कंप्यूटर भी, साइंस भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटिकल भी, करंट अफेयर्स भी शामिल करते हैं, हिंदी और इंग्लिश का जो पूरा पार्ट है जिसमें 15-15 क्वेश्चन देते हैं, उसका जो पोर्शन है उसका भी सोल्यूशन हमारा बचता है। वो दोस्तों हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को हम अलग से लेकर आने में ये है, इसका वो है कि जो ज़्यादातर बंदों को जो समस्या आती है, जो दिक्कत
दिक्कत आती है वो दोस्तों मैथ और रीजनिंग में आती है। बाकी क्वेश्चंस का आंसर तो वो फिर भी वो देख लेते हैं, इनका आंसर्स मिलने के बाद में भी ये समझ में नहीं आते कि इनका ये आंसर आया कैसे है। तो इस प्रकार से जो सबसे ज़्यादा समस्या हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है वो दोस्तों मैथ जो रीजनिंग है उसके पार्ट में देखने को मिलती है। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया है दोस्तों। अपना जो अपना वीकली टेस्ट है 19वें नंबर का टेस्ट है, और इसके बाद में हमारा वीकली जो टेस्ट है वो दोस्तों 20वें नंबर का होगा। और हमारी ये अभी तक की प्लानिंग है कि हम 20 जो अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम एक बुक सीरीज लेकर आएँ, जो यानी हम उसकी टेस्ट सीरीज लेकर आएँ दोस्तों। अभी सीईटी एग्ज़ाम हमें पता है कि आगे अभी फॉर्म इसकी अप्लाई होने बाकी है, अभी उसके जल्दी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में सीईटी का एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों हमारे पास ज़्यादा इतना समय नहीं है, इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमारी ये दोस्तों अभी तक की प्लानिंग है कि जैसे ही अपने 20 क्वेश्चन पेपर हमारे तैयार होते हैं तो हम हमारी जो लाइब्रेरी है संत रविदास लाइब्रेरी उसके नाम से हम एक जो टेस्ट सीरीज लेकर आए। तो दोस्तों इसके विषय में आपका क्या विचार है, और वो जो टेस्ट सीरीज है वो दोस्तों किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके विषय में आप इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हो। तो दोस्तों अब अगली वीडियो में हम इस जो क्वेश्चन पेपर का जो बचा हुआ पोर्शन है वो उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम उसी सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।